हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। आज जो हम प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी टाइप के जो प्रश्न हैं वो जीआईसी पीजीटी फिजिक्स में पूछे जाते हैं और आश्रम पद्धति स्कूल के पीजीटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यानी कि दोनों में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और ये प्रश्न यूपी पीजीटी से संबंधित भी हैं, यानी कि उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंड तक देखना वीडियो को बीच में स्किप मत करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप प्रत्येक वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इफ द वाटरफॉल फ्रॉम ए डैम इनटू ए टर्बाइन 19 + 6 मीटर बिलो, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द टर्बाइन इज, जी की वैल्यू रखिए, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका कहने का ये कि यदि एक बांध से किसी टरबाइन पर 19.6 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो टरबाइन पर पानी का वेग क्या होगा, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन रखा 36.0 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन रखा 9.8 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन रखा है 98.8 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 mv² = mgh। ठीक है, 1/2 mv² = mgh। ये क्या कह रहा है कि यदि एक बांध से किसी टरबाइन पर 19.6 मीटर ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो टरबाइन पर पानी का वेग क्या होगा। तो पानी का हमें वेग बताना है। ठीक है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो हम गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा रख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखो जो कैंसिल है उसको काट देंगे, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें v निकालना है, तो v² बराबर ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाएगा 2gh। और यही फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। तो v² बराबर हो जाता है इस कंडीशन में 2gh का वर्गमूल। जब हम देखते हैं कोई टैंक होता है उसमें अगर छिद्र कर देते हैं तो वहाँ से पानी का वेग भी इसी सूत्र के अनुसार हम निकालते हैं। अभी हमने पीछे एक सवाल आया था उसमें निकाला था। तो v = कितना हो गया, वर्गमूल में 2gh। तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू सबकी। ठीक है, और वर्गमूल में 2 × और g की वैल्यू कितनी रखी, 9.8। कितनी रखी, 9.8। और h कितना रखा है, 19.6। ठीक है, ये दिया हुआ है h का मान। अब इसको रख के सोल्व कर लेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इनकी सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके इसमें जो वर्गमूल में निकालेंगे तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 19.6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जाएगा 19.6 गुणा 19.6 और वर्गमूल में से कौन सा निकल आएगा, एक निकल जाएगा 19.6 और मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर यही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। तो 10वें में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर। मतलब इसका है कि एक गिलास जिसमें पानी है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जैसे ही बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी की सतह क्या होगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या परिवर्तित नहीं होगी, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। कौन सा लगेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता ही है क्या होता है कि जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसमें जो जितना उसका जो हिस्सा डूबता है वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, उसका जो भार होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे बर्फ के पिघलने पर सतह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर बर्फ पिघलेगी तो सतह में क्या होगा, उसकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हम एक गिलास में, देखो इस प्रकार से एक गिलास है, ये गिलास है। ठीक है, और गिलास में पानी भरा है इतना, ये पानी भरा है यहाँ पर, ये भरा हुआ है और यहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा है। अगर इसका लेवल इतना है, यहीं पर ये है, तो जब ये पिघलेगा ना, पिघल कर इसका जो लेवल है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जितना भी ये हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसने इसकी जगह घेर रखी है तो ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा पिघलेगा वो इसमें समाहित हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो लेवल है वो इतना ही रहेगा। तो आर्किमिडीज का यहाँ पर सिद्धांत लगाकर तो बर्फ के पिघलने पर जो है सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 11 इसमें क्या करा है कि ए बोट विच हैज स्पीड of 5 km/h in still water crosses a river of with 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of water of the river in
किलोमीटर पर आवर इज। मतलब ये कह रहा है कि एक नाव जिसकी शांत चाल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का किलोमीटर प्रति घंटा में वेग बताना है, तो इसका वेग बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न, दोबारा समझ लेते हैं कि एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, तो उसको सबसे छोटा जो संभव मार्ग है वो 15 मिनट में पार करती है नाव। ठीक है, तो नदी के जल का जो है किलोमीटर प्रति घंटा में वेग बताना है। तो नदी जो है वो कितने वेग से जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना, इसका ऑप्शन दे रखा 3 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा और वर्गमूल 14 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, न्यूनतम दूरी के लिए सबसे पहले बात करेंगे। वो कह रहा है न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, सबसे छोटा संभव मार्ग। तो न्यूनतम दूरी के लिए, ठीक है, जो नाव होगी हमारी नाव, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन में चलेंगे, इसका पहले एक वो बना देते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में देखो इस प्रकार से देखते हैं कि माना ये नदी है, इस प्रकार से नदी की चौड़ाई है, ये क्या नदी की चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 1 किलोमीटर, यहाँ से लेके ये 1 किलोमीटर इसकी नदी की चौड़ाई है। ठीक है, तो वो कह रहा है सबसे छोटा मार्ग, तो जब इसको पार करता है वो, तो ये मान लीजिए ऐसा करके नदी इस ओर बह रही है, तो इस ओर चलेगा ये, तब जाकर ये यहाँ पर पहुँचेगा, ये कंडीशन होगी उसकी। ठीक है, जब वो इस एंगल पर चलेगा, इधर की ओर चलेगा, तो तब जाके वो, क्योंकि नदी का बहाव कहाँ है, इधर की ओर है, ये नदी इधर की ओर बह रही है v वेग से। ठीक है, तो जब वो तिरछा चलेगा, यानी कि किसी एंगल पर चलेगा, थीटा एंगल पर, तो तब वो इस डायरेक्शन में सीधा जाके वहीं पहुँचेगा, यानी कि न्यूनतम दूरी हो जाएगी, तो बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। इसको मानते हैं हम ए पॉइंट की ओर चलेगा और बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा, कहाँ से, ओ पॉइंट से। ठीक है नहीं, और ये जो इसकी चाल होगी इधर की ओर, ये होगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना, बात समझ रही। तो हमें इसकी चाल बतानी है कितनी होगी, तो नहीं, नदी का वेग बताना, ये वाला बताना, हमें वी निकालना है। तो अब इस सवाल को देखो सॉल्व करते हैं आगे। तो नाव जो है न्यूनतम दूरी के लिए नाव ओ ए यानी कि ये वाला ओ ए दिशा में चलेगी, ओ ए दिशा में चलेगी। क्लियर है ना, बात समझ रही है। ओ ए दिशा में चलेगी और ओ बी दिशा में जो इसका वेग है वो कितना होगा भाई, वेग ओ बी दिशा में वेग कितना होगा, इतने मिनट में, ये होगा दिया हुआ है इसमें 15 मिनट में पार करती है। तो 15 मिनट में पार कर रही है, ये तो इधर का वेग हो गया हमारा, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर की चौड़ी नदी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे इसको, ये 15 है। ठीक है, और समय कितना हमारे पास, 1/15 मिनट है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। जो ओ बी दिशा में, इस दिशा में जो उसका वेग है वो हमारा इतना जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं, थीटा एंगल से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हैं इतना। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें नदी का वेग ज्ञात करना है। नदी में मतलब जो जल तैर रहा है, जल जो चल रहा है वो कितनी वेग से चल रहा है नदी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें देखो ये निकाल लेंगे, नदी का वेग ये वाला होगा, ये वाला, तो इसको v मान लेंगे, और ये आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें भी किलोमीटर पर घंटा निकालना है। ये तो एक ट्रायंगल बन गया हमारा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ये, इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन गया, और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। ये कितना 15 वैल्यू है इसकी, और ये 4 है, और हमें ये v निकालना है। तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा ये, तो इसका मतलब v का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 15 है ना, नहीं 15 नहीं, इसको 5 है, ये देखो 5 है, ये 15 नहीं है, मैं 15 लिख रहा हूँ इसको। तो कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो 5 कितना हो जाएगा 25 -4 मतलब 4 चौक 16, और ये घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और v स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये जाएगा v = वर्गमूल में 9 हो जाएगा, तो वर्गमूल में से 3 निकल जाएगा बाहर, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो नदी की चाल होगी वो कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, ये तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है व्हेन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस आर बिकम्स r/2 देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी r प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या r को r/2 कर दिया जाता है, तब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है 0 हो जाएगा, ये 2r या फिर 8r या फिर 16r हो जाएगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना, जल्दी से बताइए। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं हम, जब हम तार को खींचेंगे तो खींचने से पहले हम बात करें, तो खींचने से पहले जो उसका आयतन होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं कि तार को खींचने से पहले, यानी कि तार को खींचने से पहले। ठीक है, याद रखना, खींचने से पहले हम कह रहे हैं
तो तार को खींचने से पहले जो आयतन होगा हमारा उसका तार का, तो वो कितना होगा, आयतन बराबर होगा पाई R1 स्क्वायर L1 स्क्वायर। ठीक है, उस समय उसकी जो लंबाई है L1 मान लेंगे और त्रिज्या R1, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू L1। क्लियर है। अब खींचने के बाद बात करेंगे, किसके बाद, खींचने के बाद। तो खींचने के बाद देखो इसको हम मान लेंगे V1 मान लेंगे, तो पाई R1 स्क्वायर L1 था ये, तो अब खींचने के बाद मान लेंगे V2। तो खींचने के बाद V2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। ठीक है नहीं, तो ये खींचने के से पहले है और ये खींचने के बाद। अब प्रश्न देखते हैं क्या करा। ये कह रहा है यदि किसी तार के यदि किसी R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या R को R/2 कर दिया जाता है, यानी कि R को R/2 कर दिया जाता है त्रिज्या, तो इसका मतलब दोनों को बराबर रख देंगे यहाँ पर। तो ये जाएगा पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2। ठीक है, अब देखो जो त्रिज्या है वो त्रिज्या खींचकर R/2 यानी कि आधी कर दी जा रही है। ध्यान रखना, त्रिज्या कितनी कर दी जा रही है, आधी कर दी जा रही है खींचकर। तो जब त्रिज्या आधी कर दी जा रही है तो इसका मतलब तो यहाँ पर ये है कि त्रिज्या जो हमारी है पहली वाली वो आधी कर दी जा रही है। तो यहाँ पर देखो R1 है ये थी, तो R2 हमारी कितनी होगी, आधी हो गई, तो यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो ये पाई से पाई काट देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये L1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे R इसकी जो रेट वो कर दी है, देखो इसको R कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे R/2 का होल स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, तो L1/L2, L2 किधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बटे 4 और बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 है ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, ये आएगी L/L2 की, यानी कि L1/L2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालना, तो सबसे पहले R1 निकालेंगे यहाँ पर। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रो L1 यानी कि खींचने से, तार को खींचने से पहले बटे A1। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही हो जाएगा R2 बराबर रो L2/A2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से देखेंगे, सोल्व करेंगे इसको, R1/R2। ठीक है, अब R प्रतिरोध है, तो पहला तो R हो जाएगा हमारे पास, फिर R2 हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में हमें देखो सोल्व करना है, तो सोल्व करके कैसे करेंगे इसको, जब ये हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये मान लिया ऐसा करके बटे में है, तो यहाँ पर भी इसको बटे ऐसे करके डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखो रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया L1/L2, तो A2 ऊपर पहुँच जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा L1/L2। ठीक है, और A2 कहाँ आएगा ऊपर, तो हो जाएगा A2/A1, ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करा है, L1/L2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/4, तो ये तो हो जाएगा 1/4 गुणा। अब यहाँ पर देखते हैं A2/A1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये A1/A2 की वैल्यू जो है कहाँ से रखेंगे, देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया के लिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो कह रहा है रेडियस, तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर, इसका भी पाई R स्क्वायर। भाई एरिया क्या उतना होता है, A इज इक्वल टू जब निकालेंगे उसका, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा पहले का, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। तो ये ऊपर है 2 वाला, तो ऊपर बदल जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 की वैल्यू रख देंगे और नीचे R1 की वैल्यू रख देंगे R, तो R का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर ये कट जाएगा और 2 दूनी 4 बच जाएगा, तो इसका मतलब 1/4, और ये भी बटे में आएगा इंटू 1/4। तो कितना आ गया, 1/4 चौक 16, ये आ जाएगी वैल्यू 1/16। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये आई है, देखो यहाँ पर क्या था R1/R2, यानी कि R1/R2 हम निकाल लेते हैं, R1/R2। तो इसका मतलब है यहाँ पर R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 16 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा पूछ रहा है, पहले तो दे रखा है प्रतिरोध, और फिर कह रहा है इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरी कंडीशन में R2 निकालना है। तो R2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर 1 में हो जाएगी मल्टीप्लाई R2 की, तो R2 आ गया, और R1 की 16 में, तो ये हो जाएगा 16R1। ठीक है, तो R1 का मतलब R क्या है, R, तो कितना आ जाएगा, इसको फाइनली लिख देंगे हम 16R। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्या कर रहा है कि इफ़ नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, मतलब यदि अभिलंब बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है अपरिवर्तित, दूसरा आधा, तीसरा ऑप्शन दे रखा 2 गुना, और चौथा ऑप्शन दे रखा 3 गुना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। फिर प्रश्न नंबर हमारा जो सा ये है कौन सा, 13। तो देखो यहाँ पर घर्षण गुणांक की बात करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर घर्षण गुणांक जो म्यू होता है, क्या होता है घर्षण गुणांक, म्यू अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करता है। ये जो घर्षण गुणांक होता है ये अभिलंब बल पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए घर्षण बल जो F होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू होता है म्यू tan थीटा,
क्या होता है, म्यू टेन थीटा। तो घर्षण बल की बात कर रहे हैं हम, अभिलंब बल पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, घर्षण बल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना कि अभिलंब 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक, तो इसका घर्षण गुणांक इस पर निर्भर ही नहीं करता है, जब निर्भर नहीं करता तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या कह रहा है कि ए बुकेट फील्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन विल बी। मतलब ये कह रहा है कि एक जल से भी ये भरी है, ठीक है, एक जल से भरी बाल्टी, यहाँ पर भरी लिखेंगे, एक जल से भरी बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है। एक चक्कर का अधिकतम समय कितना होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऐसा करके घुमाई जा रही है बाल्टी को भर के, ठीक है, बाल्टी को भर के घुमाया जा रहा है, उसमें से जल नीचे की ओर नहीं गिरता है। तो इस कंडीशन में एक चक्कर में जो अधिकतम समय, यानी कि इसका समय हमें निकालना है एक चक्कर का, तो कितना है, 4 सेकंड में घूमेगी, 3 सेकंड में, या फिर 2 सेकंड में, या फिर 1 सेकंड में ये घूमेगी, तो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो आवर्तकाल होता है टी इक्वल टू, इस वाले प्रश्न में जब निकालते हैं तो ये होता है 2 पाई आर, आपने ये आर्टिकल किया होगा ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला, तो कितना होता है आर इंटू जी, ठीक है, ये होता है वर्गमूल में। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास, ये होती है आर जी क्या होती है, आर जी का वर्गमूल वेलोसिटी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी रख देंगे हम, तो t की जगह वेलोसिटी रख देंगे, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू अब निकालेंगे हम यहाँ पर वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा r का मान कितना है यहाँ पर देखो 4 मीटर, तो 4 हो गया, तो त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर, और इसी प्रकार से नीचे हम निकालेंगे वैल्यू आर जी, तो 4 है r, और g का मान होता है 9.8, ठीक है। तो t की वैल्यू अब निकल जाएगी यहाँ से, तो कितनी निकल जाएगी, देखो इसको सोल्व कर लेंगे इसको, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई इसमें, और इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से वर्गमूल से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, तो लगभग ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 4.02, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, तो इसको हम लगभग मान लेंगे 4 सेकंड, ठीक है, 4 मान लेंगे इसको, कितना 4 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 15। तो 15 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन HCl मॉलिक्यूल द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एटम इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। क्लोरीन एटम इज, ये एटम है, क्लोरीन एटम इज 35.5 यानी कि 35.5 टाइम्स हैवीयर देन हाइड्रोजन एटम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये कह रहा है कि HCl अणु में दोनों परमाणुओं के बीच दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है। क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से 35.5 गुना भारी है। अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, तो स्थिति हमें बतानी है किसके, द्रव्यमान केंद्र की, किसके, अणु के। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा 1.325 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1.235 एंगस्ट्रॉम, और सी ऑप्शन दे रखा है 1.532 एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1.525 एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होगा हमें बताना है। तो कुछ सेंटर की बात कर रहे हैं, तो जब सेंटर पर हम द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं तो होता है XCM, ठीक है। XCM कितना होता है, M1 X1 प्लस M2 X2, ये होता है ना, अपॉन में कितना होता है M1 प्लस M2, ये होता है। और यहाँ पर M1 की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी देखी है, 1 दी हुई है। M1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो 1 कैसे होगी M1, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर रहा तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होगा, और M2 की बात कर रहे हैं हम, तो M2 का और देखते हैं, M2 क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो मास होता है वो कितना होगा भाई, यहाँ पर होगा 35.5, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन का इसको हटा देंगे यहाँ पर, तो यानी कि M2 इक्वल टू हो जाएगा 35.5, ठीक है, ये हो गया। अब X1 देखते हैं, यहाँ पर X1 इक्वल टू कितनी डिस्टेंस होगी, X1 देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन तो स्टार्टिंग में होगा यानी कि शुरू में, तो इसका होगा 0, और X2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर इसमें देखते हैं कुछ गिवन है, हाँ ये है, ठीक है, ये देखिए 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, या डायरेक्ट एटम एंगस्ट्रॉम में ही निकाल लेते हैं, ऐसे कि ऐसे रख देंगे वैल्यू। तो हमारे पास जो है XCM इक्वल टू हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी मानी हमने, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और X1 की वैल्यू कितनी मानी हमने, X1 है 0, तो ये 0 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, देखो M2 की है 35.5। अब क्या है, ये M2 की वैल्यू है, और X2 की वैल्यू कितनी है, X2 की वैल्यू ये 1.27, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 की कितनी है, 1 है, और प्लस M2 की 35.5, इनको ऐड कर देंगे। तो अब देखो सोल्व करेंगे इसको, ये तो 0 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35.5 इंटू 1.27 अपॉन, इसको जोड़ देंगे तो ये जाएगा 36.5,
ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और इस पॉइंट से काटेंगे 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। तो इसको टोटल हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेना इसको। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 1.235 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आ जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, 1.235, तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी। क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट 16। तो 16 नंबर में क्या करा है कि ए स्ट्रिंग इन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर अलोंग एंड इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज इज 800 हर्ट्स इफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, मतलब एक वाद्य यंत्र के तार की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर तथा मूल आवर्ती 800 हर्ट्ज है। यदि मूल आवर्ती 1000 हर्ट्ज करनी हो तो तार की आवश्यक लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 37.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 40.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 62.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर इसमें हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। जब भी हमें इनमें देखो इसकी बात कर रहा हो, तार की लंबाई दे रखी हो और मूल आवर्ती, तो लेंथ और फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इनमें रिलेशन होता है कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। मतलब ये है कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या निकालना है, L2 निकालना है, यहाँ पर L2 निकालना है, ठीक है। तार की जो आवश्यक लंबाई है वो हमें निकालनी है, कब, जब उसकी आवर्ती 1000 हर्ट्ज से कर दी जाती है, तब उस कंडीशन में। तो L2 निकालेंगे तो N2 इसके अपोन में पहुँच जाएगा, तो ये जाएगा N1 L1 अपॉन, ये L1 है अपॉन N2, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। N1 का जो मान है वो कितना रखा है 50, कितना रखा है 50, और L1 का मान कितना रखा है L1, ठीक है, L1 का रखा है सॉरी L1 का तो 50 रखा है, और N1 का रखा है ये, ठीक है, 800 हर्ट्ज। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चलो इधर लिख देते हैं 800, ये 800 हो गया, ठीक है, अपॉन में N2 की बात कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज कर जा रही है, यानी कि 1000 नीचे आ जाएगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल ये वाले, ठीक है। तो बचा कितना 5 8 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं इस वीडियो का अपना लास्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि द वॉइस ऑफ, लास्ट प्रश्न कौन सा 17 नंबर कह रहा है, द वॉइस ऑफ ए पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, मतलब किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जाती है उसकी क्या होगी, प्रबलता से, तारतम्य से, गुणवत्ता से या स्वर अंतराल से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो किसी व्यक्ति की जो आवाज़ है, यानी कि इंसान की जो आवाज़ है वो क्वालिटी से पहचानी जाती है, किससे, उसकी जो क्वालिटी है उससे पहचानी जाती है, ठीक है। तो क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, तो क्वालिटी यानी कि सी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब के पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, तो उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और ये आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।